Hello दोस्तों, you are welcome in the today's class. We have started the one chapter number 3, gender, religion and caste. हमने इस चैप्टर के दो क्लासेस के अंदर स्टडी किया कि भारत के अंदर जो भारत की सोसाइटी है उसका डिवीजन किसके आधार पे है, जेंडर के आधार पे है, सेकेंड और रिलीजन के आधार पे और कास्ट के आधार पे। जब तीनों को मिक्स कर दिया जाता है किसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ, तो रिजल्ट कैसे आते हैं और भारत की सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स हाउ इट वर्क्स। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर कास्ट है। तो हमने कास्ट को समझना है, भारत की पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। हाइपोथेटिकल कंडीशंस हैं, इमेजिनरी कंडीशन है जहां पे हमें पता लगेगा नहीं करती है, और एक प्लेस ऐसा लगेगा कि कास्ट ही नहीं पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करती है किसको, कास्ट को। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है कास्ट। कास्ट क्या होती है? सिंपली इफ आई आस्क यू, तो अगर बच्चों से कास्ट पूछा जाए तो वो स्टार्टेड टू स्पीक द नेम ऑफ द कास्ट। वो नेम ऑफ द कास्ट बताते हैं, कास्ट का मीनिंग नहीं समझ पाते। कास्ट क्या है? इट इज अ बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ फैमिलीज है और बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशनशिप है। जहां तक आपका ब्लड रिलेशनशिप है उन सभी पर्सन के क्या है, कॉमन कास्ट है। लुक टू योर फैमिलीज, आपकी फैमिलीज के अंदर आपके रिलेटिव्स होंगे, अंकल है, आंटी है, बुआ जी है, फूफा जी हैं। तो जहां तक आपका ब्लड रिलेशन विल बी द सेम एक्सेप्ट टू द इंटरकास्ट मैरिज। जो इंटरकास्ट मैरिज है उनको छोड़ के अदरवाइज आपकी कास्ट सेम रहेगी। इसमें मजेदार बात क्या है कि आप इंडिया के अंदर यू कैन चेंज योर सोशल आइडेंटिटीज। आप अपने रिलीजन चेंज कर सकते हो, आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बदल के अपना क्लास चेंज कर सकते हो, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल जा सकते हो, पर अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते हो। भारत के अंदर कास्ट से रिलेटेड ये कहा जाता है कि जाति, कास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जाति। जाति कभी भी नहीं जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट फ्रॉम योर बर्थ टिल टू डेथ विल बी द सेम, इट कैन नॉट बी चेंज, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये अलाउ नहीं है। अब कास्ट के फीचर्स क्या होती है? पहली बात, इट इज अ बेस्ड ऑन द बर्थ। योर बर्थ विल डिसाइड व्हाट इज योर कास्ट। कास्ट आपके हाथ में नहीं है कि मेरा मन है कि मैं इस कम्युनिटी के अंदर बर्थ लूं, इस कम्युनिटी के अंदर बर्थ लूं। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इट इज डिसाइडेड बाय द सुपरनेचुरल पावर। वो डिसाइड करेगा कि आपका बर्थ किस कास्ट में हुआ है, वही आपकी कास्ट रहेगी। भारत का जो कास्ट सिस्टम है वो यूनिक फीचर्स है, जबकि दुनिया के अंदर दूसरी कंट्रीज में भी सोशल डिवीजन है बेसिस ऑन द सोशल आइडेंटिटीज, पर वो इस तरह से नहीं है। भारत का कास्ट सिस्टम क्या बेटे, सोशल हायरार्की सिस्टम है। इट मींस कि कुछ कास्ट अपर है, कुछ मिडिल है, कुछ लोअर है। लेट्स वी सी। हमारी जो कास्ट सिस्टम है इट इज अ बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम पहला हमारा डिवीजन ऑफ सोसाइटी था बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन। जो प्रोफेशन आप कर रहे हो उसी के आधार पे आपका सोशल कैटेगरी होगा। पर आज तो बहुत सारी नंबर ऑफ कास्ट है, सोशल कैटेगरीज नहीं है। सोशल कैटेगरीज के अंदर जब सारी कास्ट को डिवाइड किया गया तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज बना ली गई। 4 कैटेगरीज बनाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन रह गए जिनको कैटेगरीज के अंदर नहीं लिखा गया, जैसे कि लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, इसलिए कास्ट आई है। तो पहले क्या है, वर्ण सिस्टम, फिर क्या आई, कास्ट आई। वर्ण सिस्टम के अनुसार वी हैव द वन लैडर सिस्टम। लैडर सिस्टम का मतलब ऐसे, सबसे टॉप पे ब्राह्मण, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर शूद्र। इनको अटैच कर दिया गया इनके प्रोफेशन के अनुसार। ब्राह्मण का काम है थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब टीचिंग, वर्शिप्स, ये काम करेंगे। क्षत्रियास किंग, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। वैश्यास, वैश्य का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट माइंडेड है। प्रॉफिट माइंडेड का मतलब क्या है, दे विल डू प्रोड्यूस समथिंग, जैसे फार्मर हो गया, बिजनेस हो गया, ट्रेडर्स हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया, ये सब इसमें आएंगे। शूद्र का मतलब है वर्कर्स, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो क्लीननेस, पियोन, मतलब लोअर कैटेगरीज के वर्क करेंगे। तो ये सारा का सारा यहाँ पे डिसाइड है। तीसरी फीचर क्या है, इट इज अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन द बर्थ है। आपको जो प्रोफेशन मिलेंगे वो सारे के आपके बर्थ के आधार पे। इफ यू आर टेकन द बर्थ इन द फैमिली ऑफ गोल्डस्मिथ तो योर प्रोफेशन विल बी द गोल्डस्मिथ। इफ यू आर टेकन द बर्थ इन द फैमिली ऑफ फार्मर यू विल बिकम ए फार्मर। वर्ण सिस्टम यही बोलता है जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया है वहां पे उस फैमिली का एक प्रोफेशन है, यू हैव टू फॉलो टू इट। वो क्यों बोला गया, उसके क्या कारण है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। अभी यही 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ टू द इंडियन कास्ट सिस्टम इज अ यूनिक या इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोशल डिवीजन। क्योंकि यहाँ पे किसके आधार पे, बेस्ड ऑन द बर्थ के आधार पे। सेकंड वन क्या है, सोशल हायरार्की सिस्टम है। 4 पॉइंट ये लिखोगे और ये आपका प्रोफेशन डिसाइड करेगा कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। अभी देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न सेंचुरीज आ गई हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया, सेपरेट ऑफ एजुकेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। इंडियन सोसाइटी से कास्ट सिस्टम डिसअपेयरिंग हो रहा है। डिसअपेयरिंग का मतलब
पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारण है। पहला है अर्बनाइजेशन। देखिए रूरल एरिया के अंदर ज्यादा कास्टिज्म है इन द कंपैरेटिव ऑफ अर्बन एरिया। उसके कई फैक्टर हो सकते हैं। अर्बन में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए द मोर प्रायोरिटी टू द इकोनॉमी रादर देन सोसाइटी। तीसरा, सोसाइटी का मतलब है कास्टिज्म को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? पैसों को। तीसरा ये हो सकता है कि अर्बनाइजेशन के अंदर मिक्सअप ऑफ द पीपल है। रूरल एरिया के अंदर जब आप जाओगे यू विल फाइंड दैट कि एक कास्ट के लोग एक ही कॉर्नर में रहते हैं, जबकि अर्बन एरिया के अंदर मिक्सअप ऑफ द पॉपुलेशन है। कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जब आपके साथ डिफरेंशिएट किया जाता है सोशली, कि आप इस कास्ट के हो तो आप इधर रहोगे, आप इस कास्ट के हो तो उधर रहोगे। पर अर्बन एरिया के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे मिक्सअप ऑफ द पीपल रहते हैं, जिससे कास्ट का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अक्सर आप लोग देखिए पीपल डोंट बॉदर इन द अर्बन एरिया हु इज लिविंग इन योर नेबर, हु इज लिविंग इन योर स्ट्रीट। आपके मोहल्ले में कौन रह रहा है, किस कास्ट का है, दे डोंट बॉदर। अगर ऐसा कोई पूछता है तो बहुत बुरा माना जाता है। इसलिए अर्बनाइजेशन की वजह से कास्टिज्म डिक्रीज हो रहा है, उसका जो सिस्टम है वो लूज हो रहा है। सेकेंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले क्या होता था, आपके जो प्रोफेशन थे वो आपकी फैमिली के अनुसार चलते थे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से क्या हुआ है? डिमांड ऑफ लेबर बढ़ा है। डिमांड ऑफ लेबर बढ़ा है तो इससे क्या होगा? डिफरेंट कास्ट के लोग कम टुगेदर एंड वर्क एट द वन प्लेस। एक ही प्लेस पे डिफरेंट कास्ट के लोग काम करते हैं। इससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे उनका सोशल रिलेशनशिप मेंटेन होता है। सोशल रिलेशनशिप के साथ दे शेयर देयर फूड, कल्चर, अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उनको वो शेयर करते हैं, जिससे क्या हो रहा है? मिक्सअप हो रहा है। जब कास्टिज्म मिक्सअप हो जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं रहेगा, तो कास्टिज्म क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है, इट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट रीजन टू डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्टिज्म बिकॉज इन द इंडस्ट्रीज डिफरेंट कास्ट पीपल वर्क टुगेदर, दे गिव द प्रायोरिटी टू वर्क रादर देन कास्ट। अब यहां पे जो इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड है, वो डिमांड किसकी है? आपके टैलेंट की, आपकी एबिलिटी की, आपकी प्रोडक्टिविटी की। वो दे डोंट लुक कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? अर्बनाइजेशन। दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा पॉइंट है यहां पे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अभी क्या हो रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। अभी बहुत सारे जो रिच पीपल हैं या दोज पीपल कैन अफोर्ड, उनके अपने सेल्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पर मोस्ट ऑफ द पीपल मूव विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है? जैसे आप उसमें एंटर करते हो, चाहे वो रेलवेज है, चाहे आपका बस है या कोई भी है, तो यू बोदर अबाउट द सीट। आप सीट चाहते हो, ना कि आप क्या चाहते हो। आप ऐसे थोड़ा पूछे बस में एंट्री कर दिए, मेरे को ये बताओ भाई मेरी कास्ट का कौन पर्सन है, मैं उसी के साथ बैठूंगा। नहीं, यू विल नॉट डू लाइक दैट। तो यहाँ पे मेन प्रायोरिटी किसको दी जा रही है कि आपकी प्रेफरेंस क्या, आपकी बस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में प्रेफरेंस है, मेरे को सीट मिलनी चाहिए, और सीट आपको मिल जाती है। थोड़ा पूछते हो ये किससे कहा? जब लोगों में कनेक्टिविटी हो रही है, दे हैव द एक्सचेंज देयर सोशल एंड कल्चर, तो उससे क्या होगा? कास्टिज्म डिसअपियर होगा, डिक्रीज होगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं, अगर कोई कास्ट सिस्टम को प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, जिससे लोगों में एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है आपके बिहेवियर के ऊपर। अगर आप कास्ट के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हो या किसी को कास्ट के नाम पे अब्यूज करते हो या किसी भी तरह का उसका डिग्निटी को हार्म करते हो, तो गवर्नमेंट पनिशमेंट है। तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता था जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को टच कर दिया जाए, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो अपर कास्ट ये समझता था मैं इससे क्या हो गया हूं? इम्प्योर हो गया हूं, और वो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं, अगर कोई ऐसा करता है, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करता है, तो कम से कम 6 महीने की यहाँ पे जेल है और 500 रुपीज का फाइन है। 1989 में सरकार ने गवर्नमेंट बनाया SC/ST एक्ट। अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट किसी भी तरह का एट्रोसिटीज करता है, तो इसके अंदर भी आपको पहले FIR होगी, फिर आपका इंक्वायरी होगा। जब तक इंक्वायरी होगा आप कहां पे रहोगे? जेल में रहोगे। ये एक तरह का एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि कास्ट के नाम पे किसी के साथ किसी भी तरह का एट्रोसिटीज ना हो। नेक्स्ट वन, मोबिलिटी ऑफ द लेबर। अब मोबिलिटी ऑफ द लेबर का मतलब है एक्सचेंज द प्रोफेशन। प्रोफेशन एक्सचेंज हो रहे हैं। जो पहला सिस्टम था उसको खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, और खत्म होने के बाद नई अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है। वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार दे चूज देयर प्रोफेशन। अब कह रहे हैं जैसे सेपरेट ऑफ द एजुकेशन हुआ, डिमांड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोफेशन हैव बीन क्रिएटेड इन द सोसाइटी हुई है, तो पीपल स्टार्टेड टू हैव द मोबिलिटी ऑफ देयर लेबर। दे डोंट फॉलो देयर प्रोफेशन बेस्ड ऑन द बर्थ। बिल्कुल भी नहीं है कि फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। आज जिसमें टैलेंट है, एबिलिटी है, उसी के अनुसार उसको वो प्रोफेशन मिलेगा।
जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, सन ऑफ फार्मर बिकम ए टीचर, आई हैव रिटन माई एग्जाम्पल, सन ऑफ टीचर बिकम ए डॉक्टर, तो वो डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पे और भी आप एग्जाम्पल यू कैन राइट अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंसेस। तो देयर आर द 5 फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम डिक्रीज हो रहा है, जिसमें सबसे पहले कौन सा आता है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बन में क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अर्बन में क्या है, इंडस्ट्रीज है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बनाया, स्ट्रिक्ट लॉ बनाए। और सबसे लास्ट में मोबिलिटी ऑफ लेबर हो रहा है, प्रोफेशंस हैव बीन एक्सचेंज, जो ट्रेडिशनली नहीं होता था। पर ये सब कुछ होने के बाद भी कास्ट सिस्टम पूरी तरह से सोसाइटी से डिसअपियर नहीं हुआ है। कैसे? अब वो कहता है कि स्टिल कास्टिज्म प्रैक्टिस इन इंडियन सोसाइटी। पहला है अनटचेबिलिटी इज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस। कास्ट के नाम पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे गवर्नमेंट ने आर्टिकल 17 के अंदर इट इज अ फंडामेंटल राइट की अबॉलिश कर दिया गया। जैसे अभी आपको मैंने बताया एससी और एसटी एक्ट बनाया गया है जिसके अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन रखा। फिर भी आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है इंडियन सोसाइटी के अंदर जहां पे लोगों को कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। आप न्यूज़पेपर में देखते हो, टीवी में देखते हो, शेड्यूल कास्ट का जो पर्सन है उसको मंदिर में जाने से रोक दिया गया है, उसको पब्लिक फैसिलिटीज को अवेल करने से रोक दिया है। पर ये सारे के सारे जो इंसिडेंट है अभी बहुत कम हो रहे हैं, रेयर होते हैं, पर अभी भी बीइंग प्रैक्टिस है। सेकेंड ये कहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। यहाँ पे आपने लिख रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज लेड टू द इकोनॉमिक इनक्वालिटी इन सोसाइटी। अभी भी भारत के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास ज्यादा मोर इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने की वजह से वो इकोनॉमिकल प्रोस्पीरियस है इन द कंपैरिजन ऑफ लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनके पास कम इकोनॉमिक रिसोर्सेज है इन द कंपैरेटिव ऑफ अपर कास्ट। तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। और हमारी सोसाइटी अभी भी इंटर कास्ट मैरिज को अच्छा नहीं मानते, इसको अलाउड नहीं करती है। तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कास्टिज्म डिक्रीज हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, हाउ टू द कास्टिज्म स्टिल बीइंग प्रैक्टिस इन द इंडियन सोसाइटी। तो यू कैन राइट द 3 पॉइंट। फर्स्ट वन अनटचेबिलिटी द स्टिल बीइंग प्रैक्टिस, सेकंड वन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज बिटवीन द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, और इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड और नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और बहुत सारे इंसिडेंट आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे ऑनर किलिंग के। ऑनर किलिंग का मतलब होता है जब एक फैमिली अपने ही बच्चों को खुद मार देती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि कास्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। कास्ट किसको इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिक्स को। दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे कास्ट नॉट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, नहीं करती है। तीसरा हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस टू द कास्ट। इसको इस तरह से समझिए, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, स्टूडेंट उससे इन्फ्लुएंस हुए। स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पढ़ के आए, बहुत अच्छे आंसर लिखे, टीचर उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तीसरा, टीचर ने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं हुए। अब देखिए डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिक्स का मतलब है कि जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स होंगे उसके पास ज्यादा पावर होगी, किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स ने कास्ट को यूज करना स्टार्ट किया। कास्ट के आधार पे अपने वोट बैंक्स, उनको मोटिवेट करना, उनके इमोशंस को यूज करना, किसके नाम पे, कास्ट के नाम पे, कि कास्ट के नाम पे आप मेरे को इलेक्ट करो, मैं पावर में आऊंगा तो आपकी कास्ट के लिए, अपनी कास्ट के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा। और बात की सोसाइटी के अंदर तो कास्टिज्म बहुत भयंकर किस्म से स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हैं। कास्ट के नाम पे वोटिंग होती है, कास्ट के नाम पे सोशल रिलेशनशिप है, कास्ट के नाम पे आपका इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज भारत के अंदर, जैसे हमने रिलीजन वाले पॉइंट में पढ़ा था कि भारत के अंदर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म ऑन द नेम ऑफ कास्ट बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी नो दैट कि पीपल वोट ऑन द नेम ऑफ कास्ट। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसका बड़ा डोमिनेंस है कहाँ पे, यूपी के अंदर है, पंजाब में, और सम पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश और राजस्थान ऑल्सो। ये 1984 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है, श्रीमती मायावती जी। अब दूसरा क्या बोलता है, डीएमके। डीएमके का मतलब क्या है, द्रविड़ मुनेत्रम कझगम। दिस पॉलिटिकल पार्टी वाज फॉर्म बाय एज ए, अगर इसकी हिस्ट्री ट्रेस किया जाए तो 1917 के अंदर भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, जस्टिस पार्टी। क्या नाम है, जस्टिस पार्टी। अब यहाँ पे जो जस्टिस पार्टी है, इट वाज फॉर्म बाय द ईवी रामास्वामी नेकर अगेंस्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड। ब्राह्मणों के अगेंस्ट, जो ब्राह्मण पृष्ठ हैं, जो कास्ट के नाम पे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, तो लोअर कास्ट के लोगों ने वहां पे बनाई थी। तो इसकी जो पॉलिटिक्स है वो किसके नाम पे है, ब्राह्मणों के प्रिस्टहुड नॉर्म्स के अगेंस्ट है। आरजेडी भी यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका भी कास्ट के नाम पे बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी है, तो कास्ट की ये पॉलिटिक्स करती है, और भी भारत में बहुत सारी है।
सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे करते हैं? किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ये स्टडी किया जाता है किस कास्ट के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी उसी कास्ट के कैंडिडेट को टिकट देती है क्योंकि उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो इलेक्शन जीत के आएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट किसके आधार पे? कंपोजिशन ऑफ कास्ट एट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पहला क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड वन देखो आसान है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा क्या करेगा? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट क्या करेगा? कैंपेन ऑफ इलेक्शन करेगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स मेक द अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स। आपके जो इमोशंस है कास्ट के नाम पे कि मैं पावर में आऊंगा, इस कास्ट के लिए ये करूंगा, वो बहुत सारे प्रॉमिस करता है और उन लोगों को लगता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है देश के पॉलिटिकल सिस्टम में कास्ट के आधार पे, इसलिए लोग कास्ट के नाम पे वोट डालते हैं और जिससे वोटर्स इन्फ्लुएंस होके उसको वोट डालते हैं। नेक्स्ट वन, पहला फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड वन हमने उसके अंदर क्या पढ़ा है? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तीसरा कंपेन ऑफ इलेक्शन। अब गवर्नमेंट बनेगी। जब गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जिसके पास मेजोरिटी आई है इलेक्शन के बाद, मेजोरिटी के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है तो तब भी ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे जिस कास्ट का जितना परसेंटेज है स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर, उसके अनुसार उसके उतने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाएं जिससे उस कास्ट के लोगों को एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द कंपोजिशन ऑफ कास्ट। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है सबके पास इक्वली राइट टू वोट। बिफोर द इंडिपेंडेंस 1947 भारत में इलेक्शन होते थे प्रोविंसेस के लिए। प्रोविंसेस जो एरिया ब्रिटिशर के अंडर द कंट्रोल होता था उसके लिए यहाँ पे इलेक्शन होते थे। प्रोविंसेस के अंदर जो इलेक्शन था, राइट टू वोट ओनली लिमिटेड टू द लैंडलॉर्ड्स, क्लर्जी, रिच पीपल और इंग्लिश स्पीकिंग और अर्बन पीपल, कुछ ऐसे उन लोगों को लिमिटेड था। भारत को इंडिपेंडेंस मिले। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा गया 326 जिसके अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर राइट टू वोट इक्वली टू ऑल द पीपल विदाउट फॉलोइंग द सोशल बैकग्राउंड। अब पहले क्या होता था, कुछ ही लोगों के पास राइट टू वोट था तो इसका मतलब कुछ ही कास्ट का बहुत कम इन्फ्लुएंस था। अब सबके पास राइट टू वोट है तो सारी कास्ट का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया किसके अंदर? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो ये वो 5 पॉइंट हैं जो कंक्लूड करते हैं हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, थर्ड वन कैंपेन ऑफ इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को लगता है यूएएफ आने से जो कास्टिज्म है वो कम होगा। नहीं, यहाँ पे यूएएफ आने से कास्टिज्म बढ़ा है। पहले कुछ ही कास्ट का इन्फ्लुएंस होता था, अब सभी कास्ट का इन्फ्लुएंस है। पॉलिटिकल लीडर सारी कास्ट के नाम पे अपने पॉलिटिक्स करते हैं वोट लेने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कास्ट नॉट इन्फ्लुएंस। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, वो भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, इमेजिनरी कंडीशन है। कहीं पर ये स्टडी करने से पता लगा कास्ट इन्फ्लुएंस करती है, कहीं पर नहीं करती है। जैसे अभी देखिए बीजेपी 2014 के बाद पावर में आई है तो यहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप एक बहुत बड़ा कारण है बीजेपी का पावर में आने का। कास्ट इतना ज्यादा मैटर नहीं करी। अब पहला देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज यूजुअली अंडरस्टूड दैट कास्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बट सम फैक्टर प्रूव। ये कुछ हमारे पास ऐसे लॉजिक्स हैं जो प्रूव करेंगे कि कास्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती किसको? पॉलिटिक्स को। पहला पॉइंट इसके अंदर, नो कास्ट हैज मेजोरिटी एट एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत की कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे मोर देन हाफ ऑफ वोटर्स बिलोंग्स टू द वन कास्ट। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो बिल्कुल अपने आप को इंश्योर नहीं कर सकता कि एक कास्ट के वोट मिलने से मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। उस कंडीशन में इसको किसको अप्रोच करना पड़ेगा? रेस्ट ऑफ द कास्ट ऑफ द वोटर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। जब वो सारी कास्ट के वोटर्स को अप्रोच करे, इसका मतलब क्या है? कास्ट नॉट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है। सेकंड क्या कहता है? नो कास्ट एज ए वोट बैंक। कोई भी ऐसी कास्ट नहीं है भारत के अंदर जो 100% किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है, चाहे वो कोई भी कास्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके ज्यादातर लोग जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं या मेजोरिटी ऑफ वोटर्स हैं उस कास्ट से, वो क्या करें? उसको वोट डालें। ये एक कंडीशन है, पर ये तो नहीं है कि 100% ही वोट डालेंगे। जब 100% कोई भी कास्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं डाल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कास्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती है पॉलिटिक्स को। नो पार्टी विच द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक। जब लोग ये कहते हैं कि कास्ट एक वोट बैंक है, इसका मतलब है यूजुअली कि बहुत सारे लोग उसको वोट डालते हैं पर सारे लोग उसको वोट नहीं डालते हैं। बहुत सारे का मतलब है ज्यादातर उसको वोट डालते हैं। इसका मतलब नो कास्ट इज द वोट बैंक फॉर पॉलिटिकल पार्टी। डिवीजन ऑफ वोट्स, इसको पॉइंट को समझिए। पहले इसको पैराग्राफ को पढ़िए।
मैनी पॉलिटिकल पार्टी मे पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। वो कहता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर सबसे ज्यादा वोटर किसी कास्ट के हैं, क्योंकि मेजोरिटी तो नहीं है, तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, एक ही कास्ट के कैंडिडेट को, जैसे मैं मानता हूं ए बी सी, एक कास्ट है कोई भी है, जेड मान लेते हैं हम, जेड कास्ट के वोटर हैं, यहाँ पे टोटल वोट है 10, 10 में से मैं कहता हूं 4 वोट किसके हैं, जेड कास्ट के हैं, तो इसलिए ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ने जेड कास्ट के कैंडिडेट को टिकट दी है। अब ये कहता है बिलीव टू डोमिनेट, उनको लगता है कि कास्ट क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। पर सम वोटर हैव द मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम द वन देयर कास्ट व्हाइल मैनी वोटर हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। अब देखो ये क्या कहता है, कास्ट है मेजोरिटी जिसके कितने वोट है यहाँ पे 4, और दूसरी कास्ट और भी है, जैसे मैं पी क्यू आर लिख लेता हूं, तो इसके 2 वोटर हैं, इसके 2 वोटर हैं, इसके 2 वोटर हैं, तो टोटल वोट कितने हो गए, 10 हो गए, जेड के सबसे ज्यादा 4, इसलिए ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ने उसी को टिकट दिया है, एबीसी को। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे पी है, अब पी ने क्या किया, एक को टिकट दिया जिसका नाम है डी। अब यहाँ पे जो 4 वोट हैं इनमें डिवाइड हो जाएंगे, मैं मान लेता हूं 2 इसको दे दिए, 1 इसको दे दी। अब यहाँ पे पी के जो 2 वोट हैं किसको जाएंगे, डी को जाएंगे। अब यहाँ पे क्यू और आर, उनको लगता है ना मेरी इसका है ना इसका है, और उनको लगता है ज्यादा वोटर चाहिए हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो डोमिनेंस होगा इलेक्शन में, इसलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इन्होंने 2 ने वोट ही नहीं दिया, और ये 2 किसको वोट देते हैं, पी के कास्ट को, तो इसके पास वोट 4 हो गए, इसके पास 1 हो गया, इसके पास 1 हो गया, इसके पास 2 हो गए। इसका मतलब डिवीजन ऑफ वोट हो गया है, जिसकी कास्ट सबसे ज्यादा थी उसके ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होने की वजह से वोट क्या हो गए, डिवीजन हो गए, और जो नॉन लेस वोटर्स वाली कास्ट थी वहां पे उसके वोट क्या हो गए, यूनाइटेड हो गए। इसलिए ज्यादा वोट किसको मिले, जिसके सबसे कम वोट थे, और सबसे कम वोट किसको मिले, जिसके सबसे ज्यादा वोट थे, क्योंकि इसके वोट क्या हो गए, डिवीजन हो गए, इसलिए उसका कैंडिडेट हार गया और उसका कैंडिडेट जीत गया यहाँ पे। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ वोट बेसिस ऑन द कास्ट। अब ये कहता है कि अगर कास्ट इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को, तो फिर ये एमपी और एमएलए इलेक्शन क्यों हारते हैं। अगर सपोज करो एक पर्सन है ए, उसको कास्ट के नाम पे इलेक्ट कर लिया है, तो हर बार ए ही जीतना चाहिए या फिर उसी का कास्ट का कैंडिडेट जीतना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। भारत के अंदर बहुत सारे एमपी और एमएलए इलेक्शन हार जाते हैं। इवन इंदिरा गांधी बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, देश की प्राइम मिनिस्टर रही, सी ऑल्सो लॉस्ट द इलेक्शन इन 1977। तो यहाँ पे कास्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती किसको, पॉलिटिक्स को। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर हमने ये देखा कि कोई भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है भारत के अंदर जिसमें मेजोरिटी ऑफ वन कम्युनिटी हो। सेकंड हमने ये देखा कि जो सिटिंग एमपी और एमएलए हैं दे आल्सो लॉस्ट द इलेक्शन, जो मैंने अभी 4th पॉइंट किया। एक क्या किया है कि यहाँ पे जो वोट है वो डिवाइड हो जाते हैं किसके नाम पे, कास्ट के नाम पे। और तीसरा 4th जो लास्ट वन है, जो सेकंड पॉइंट वहां पे था कि नो कास्ट इज अ वोट बैंक फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हमने पढ़ ली है, कास्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, कास्ट नॉट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा जिससे आपके पॉइंट क्या ना हो, मिक्स ना हो। सबसे लास्ट का आता है कि पॉलिटिक्स भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कास्ट को। कास्ट नहीं, पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करती है। देखिए पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ वोटर्स ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे कास्ट को लगता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा होंगे तो हम पावर में आएंगे। इसका मतलब पॉलिटिक्स ने उसको इन्फ्लुएंस किया कि भैया आपको अपने नंबर ऑफ वोट्स बढ़ाने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स बढ़ाने के लिए हर एक कास्ट क्या करती है, ट्राइज करती है कि वो क्या बने, बिग बने। बिग कैसे बनेगी, जो उसकी सब कास्ट हैं उनके साथ ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देगी। जैसे कोई कास्ट है उसमें बहुत सारे सर नेम होंगे, हर एक सर नेम का अपना एक वोट बैंक होता है। फिर उनको लगता है कि अगर हम सारे मिल जाए तो हमारे नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ वोट बढ़ेंगे तो हमारा पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो इसलिए सेकंड क्या करती हैं, बहुत सारी कास्ट दूसरी कास्ट के साथ अपने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर देती हैं। जैसे यूपी के अंदर एक फेमस ग्रुप रहा है जो चौधरी चरण सिंह ने बनाया था, जिसमें 4 कास्ट थी, अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत। और चौधरी चरण सिंह का ये जो वोट बैंक था उसकी वजह से वो क्या बने, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो यूपी के 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस है किसका, ए फॉर अहीर, जे फॉर जाट, जे फॉर गुज्जर, आर फॉर राजपूत। चारों कम्युनिटीज आपस में मिल गई। चारों कम्युनिटी बनने से क्या हुआ, नंबर ऑफ उनके वोट्स बढ़ गए। नंबर ऑफ वोट्स बन गए तो उनके एमपी और एमएलए ज्यादा इलेक्शन जीत पाए। नेक्स्ट वन बोल रहा है आज के टाइम में नए काइंड्स ऑफ द ग्रुप बने हैं किसके, कास्ट के। जैसे 2 ग्रुप बने हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड किसका है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनका ग्रुप बना है लोअर कास्ट का अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स में। और फॉरवर्ड ग्रुप किसका है भाई, अपर कास्ट का है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, कास्ट को।
पॉलिटिक्स इन कास्ट हैज अलाउ मेनी डिसएडवांटेजेस कास्ट ग्रुप टू डिमांड देयर शेयर ऑफ द पावर। ये इसका बेनिफिट बता रखा है कि अगर कुछ होता है तो इससे फायदा क्या है। सपोज कीजिए कम्युनिटी है कोई भी जेड, और जेड के नाम पे एक पर्सन इलेक्ट होके आया है भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में, पार्लियामेंट में, और जेड के ग्रुप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या करेगा, इलेक्ट होके आ गया, पॉलिटिक्स के थ्रू इन प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता है। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। आई हैव गिवन द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद द नोट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को भी सेम एज इट इज एज यू राइट इन योर एग्जाम, यू विल गेट ए गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्या करो, इसको थोरली इसको लेक्चर को सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कीजिए कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, और एनसीईआरटी को रीड आउट कीजिए, और एज वेल एज आई विल प्रोवाइड द वन असाइनमेंट इन द टेलीग्राम ग्रुप, उसको पूरी को सोल्व आउट कर लीजिए। यू विल नॉट लूज द सिंगल मार्क्स। तो थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।